जय हिंद साथियों, मैं विपिन गाइडेंस गुरु के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत करता हूं। हम लोग वर्णमाला की 3 क्लासें पढ़ चुके हैं और ये आज क्लास कौन सी है? चौथी क्लास है। ये वर्णमाला की आज चौथी क्लास है। अगर किसी ने वो 3 क्लासें नहीं देखी हैं तो आप हमारे इस पे यूट्यूब चैनल पे जाके वो पहली 3 क्लासें देख लें और उसके बाद ये चौथी क्लास देखें तो ज़्यादा समझ में आएगी। हम 3 क्लासों में वर्णमाला को पढ़ रहे हैं तो उसमें हमने स्वर को अच्छे से पढ़ लिया और स्वर को पूरी तरीके से फिनिश कर लिया है। अब आज जो हम लोग पढ़ेंगे तो आज प्रारंभ करेंगे किसको? व्यंजन को। तो व्यंजन वर्ड को हम जब पढ़ते हैं तो यहाँ पे सबसे पहला सवाल ये उठता है कि व्यंजन वर्ड की परिभाषा क्या होती है, मतलब व्यंजन हम कहते किसको हैं। तो अगर व्यंजन की बात करें तो ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, अर्थात जिनका निर्माण स्वर की सहायता से होता है। अब जिनका निर्माण स्वर की सहायता से होता है उनको हम क्या कहते हैं? व्यंजन। एक सवाल यहाँ पे ये उठता है कि व्यंजन की संख्या कितनी है। अगर हम संख्या की बात करें तो यहाँ पे देखो व्यंजन की कुल संख्या होती है 39 और अगर वर्ण की बात करें तो वर्ण की संख्या होती है 33 और कुल वर्ण की बात करें तो यहाँ पे कुल वर्ण में 11 स्वर सम्मिलित हो जाते हैं और 11 जब स्वर हो जाते हैं 33 में तो संख्या हो जाती है 44। यहाँ पे एक प्रश्न और उठता है कि इसके प्रकार कितने होते हैं व्यंजन के। तो यहाँ पे भी 2 सवाल उठते हैं, एक होता है मूल प्रकार और एक होता है कुल प्रकार। मूल प्रकार में 3 आते हैं और कुल प्रकार में 5 आते हैं। वो कौन कौन से होते हैं? तो मूल प्रकार में जब हम स्पर्शीय व्यंजन को देखते हैं, एक तो स्पर्श, इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी होती है? 25। का से लेकर कहाँ से प्रारंभ होता है, का से प्रारंभ होता है और कहाँ तक जाता है? माँ से। उसके बाद अंतस्थ होते हैं। अंतस्थ कहाँ से 4 होते हैं और उसमज की संख्या होती है 4। तो ये हो जाते हैं 33। अच्छा, मैंने कुल की बात की तो कुल 5 हो जाते हैं, तो उसमें 4 कौन से हो जाते हैं? संयुक्त, और 2 हो जाते हैं कौन से? आपके उच्छिप्त व्यंजन, जिनको हम ताड़न जात के नाम से जानते हैं या द्विगुण भी कहते हैं। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं और देखते हैं हम लोग व्यंजन को। तो व्यंजन को हम लोग आज शुरू कर लेते हैं और व्यंजन से पहला व्यंजन वर्ड को किसको हम देख रहे हैं? व्यंजन वर्ड को देख रहे हैं भाई सब। आज हम लोग पढ़ेंगे किसको? व्यंजन वर्ड को। अब जब व्यंजन वर्ड को हम देख रहे हैं तो यहाँ पे हम 3 चीज़ों को देखेंगे। एक तो ये इसकी परिभाषा क्या होगी, किसको देखेंगे? परिभाषा को। और दूसरा हम देखेंगे संख्या को। और तीसरा देखेंगे प्रकार को। किसको देखेंगे? प्रकार को। तो परिभाषा की अगर हम बात करें तो भाई साहब इसकी परिभाषा क्या होगी, संख्या क्या होगी और प्रकार क्या होंगे। यहीं से क्वेश्चन की शुरुआत हो जाती है। अब परिभाषा क्या होती है? वे वर्ण जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, या हम ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है क्या कहेंगे? ऐसी ध्वनियाँ। ये दिख रहा है, इधर देखो, ये दिख रहा है कलर। ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, स्वर की सहायता से किया जाता है।
अर्थात अर्थात जिनका निर्माण अर्थात जिनका निर्माण निर्माण अर्थात जिनका निर्माण स्वर की सहायता से होता है, स्वर की सहायता से होता है। तो भाई साहब हम क्या कह रहे होंगे, व्यंजन हम किनको कहते हैं? तो व्यंजन हम कहते हैं ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है, अर्थात जिनका निर्माण स्वर की सहायता से जिनका निर्माण स्वर की सहायता से होता है। अब ये तो परिभाषा की बात हो गई। अब हम बात करें अगर इसकी संख्या की, तो यहाँ पे देखो दो कंडीशन बन जाती हैं। दो कंडीशन क्या बनती हैं? एक होती है मूल संख्या। अब संख्या मूल है तो संख्या कितनी हो जाएगी? 33। यहाँ पे 33 संख्या कितनी है? 33। और अगर हम कुल संख्या की बात करें, ऐसे लिखते हैं मूल संख्या और कुल संख्या। और यहाँ पे देख लेते हैं कुल संख्या, मतलब कि कुल व्यंजन। तो यहाँ पे कितनी संख्या है? ये है 33। और यहाँ की बात करें तो ये है 39। अच्छा 39 हैं कौन, ये भी देखते हैं भाई। यहाँ पे हम पहले देख लेते हैं प्रकार को। जब प्रकार की बात करते हैं तो यहाँ पे भी दो कंडीशन बन जाती हैं। कितनी कंडीशन? दो। एक हो जाता है मूल प्रकार। क्या हो जाता है? मूल प्रकार, ठीक है। और दूसरा हो जाता है कुल प्रकार। कुल प्रकार। अच्छा मूल प्रकार को जब हम देखें, किसको भाई साहब? मूल प्रकार को। तो मूल प्रकार में एक चीज़ देखिएगा, मूल प्रकार क्या कहता है कि इसमें 3 प्रकार आ जाते हैं। कौन से? 3 प्रकार हो जाते हैं। पहला, दूसरा और एक तीसरा। पहला स्पर्श व्यंजन, क्या कहेंगे? स्पर्श व्यंजन। स्पर्श व्यंजन। और दूसरा क्या हो जाएगा? दूसरा हो जाएगा आपका स्पर्श के बाद आ जाएगा कौन सा? एक आ जाएगा ऊष्मज, ऊष्म या फिर ऊष्मज, ठीक है। और तीसरा हो जाएगा अंतस्थ। कौन सा हो जाएगा? अंतस्थ। व्यंजन भाई बात कर रहे हैं व्यंजन की, तो क्या होगा? व्यंजन ही होगा। अच्छा भाई, तो यहाँ पे मूल प्रकार की जब हम बात करते हैं तो मूल प्रकार कितने निकल के आए? 3। अब कुल प्रकार जो होते हैं वो 5 कैसे हो जाते हैं? यहाँ पे क्या है कि मूल प्रकार जो 3 हैं यही हैं, लेकिन जो 5 प्रकार को हम देख रहे हैं, 5 प्रकार, यहाँ पे हो क्या जाता है कि जो हमारा संयुक्ताक्षर है कितने? 4। और 2 उच्छिप्त, यानी कि उच्छिप्त कहें या द्विगुण कहें या ताड़न जात कहें, 2 हो जाते हैं। तो यहाँ पे कुल प्रकार 5 हो जाते हैं। और यही संख्या की देखो, यहाँ पे जब हम संख्या देखते हैं, क्या देखते हैं? संख्या। तो स्पर्श व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 25। ऊष्म की 4, इसकी 25 और इसकी कितनी होती है? 4। अभी हम आगे बताएंगे कौन कौन से होते हैं, तो उसके लिए बिल्कुल परेशान ना हो, बिल्कुल डिटेल में पढ़ेंगे, अच्छे से पढ़ेंगे कि दोबारा ये कभी आपको पढ़ने की ज़रूरत ना पड़े, ठीक है ना। अब कुल प्रकार को देखते हैं। जब कुल प्रकार की हम बात करें तो कुल प्रकार में एक आपका हो जाता है कौन सा? स्पर्श व्यंजन। कौन सा हो जाता है? स्पर्श व्यंजन, जिनकी हमने संख्या देख ली। संख्या कितनी है? 25। उसके बाद अंतस्थ व्यंजन। कौन सी?
अंतस्थ व्यंजन, और इनकी संख्या कितनी है वो भी देख ली, 4 होती है। उसके बाद आ जाता है ऊष्म या ऊष्मज व्यंजन, ऊष्म या ऊष्मज। अच्छा, एक और आ जाता है आपका कौन सा, संयुक्त व्यंजन। कौन सा हो जाता है, संयुक्त, संयुक्त व्यंजन। व्यंजन की ही बात करेंगे तो भाई व्यंजन तो लिखना ज़रूरी है, व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। एक हम उच्छिप्त या फिर द्विगुण कहते हैं या ताड़न जात भी कहते हैं, तो हम लिख लेते हैं उच्छिप्त व्यंजन। क्या, उच्छिप्त व्यंजन, क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन। अब इनकी सबकी संख्या की जब हम बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है, इनकी संख्या होती है, देखो यहाँ पे स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 है, ऊष्म व्यंजन की संख्या 4 है, और अंतस्थ व्यंजन की संख्या कितनी है, यहाँ पर भी 4 है। अब अगर और देखते हैं ये कितनी है, 25 संख्या है, इनकी संख्या 4 है, ऊष्म व्यंजन की 4 है, संयुक्त की कितनी होती, 4, और उच्छिप्त की 2 होती है। तो आज हम लोगों ने इसमें क्या देखा है, इसको हम थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं और फिर अच्छे से समझ लेते हैं। देखो, व्यंजन वर्ण की हमने बात की, तो व्यंजन वर्ण में हमने परिभाषा को जाना, ऐसी ध्वनियाँ जिनका उच्चारण स्वर की सहायता से किया जाता है या जिनका निर्माण स्वर की सहायता से होता है, उनको हम क्या कहते हैं, व्यंजन कहते हैं। यहाँ पे हमने संख्या की बात की, तो मूल संख्या और कुल संख्या। मूल संख्या कितनी है, 33 और कुल संख्या कितनी है, कुल संख्या हो जाती है 39। यहीं पे आप देख लिए, यहाँ पे अगर हम यहाँ इसको काउंट करते हैं, देखो 33 और इसको अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 25 और 4 29 और 4 33, इसीलिए हमने इसको क्या कहा, मूल। और यहाँ पे जब आप काउंट करोगे तो संख्या आएगी कितनी, 39। कैसे, 25 4 29 और 4 33, और 33 और 6 कितनी हो गई, 39। तो ये संख्या 39 हो गई, ये 39 व्यंजन हो गए। अगर जब कभी आपसे ये पूछ लिया जाता है कि वर्णों की कुल संख्या कितनी है, अगर कुल संख्या की बात करता है तो 33 वर्ण होते हैं और 11 स्वर इसमें और सम्मिलित हो जाते हैं, तो कुल वर्णों की संख्या हो जाती है 44। और वर्णों की संख्या की बात करता है तो हमें 33 जवाब देना होता है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लो और हम लोग बढ़ते हैं आगे। अब हम लोग देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। जैसे कि हम लोगों ने पिछली जो स्वर पढ़े थे, तो स्वर में हमने स्वरों का वर्गीकरण देखा था। अब हम देखेंगे व्यंजनों का वर्गीकरण। तो चलिए प्रारंभ कर लेते हैं व्यंजनों का वर्गीकरण। किसका, व्यंजनों का वर्गीकरण, अब व्यंजनों का वर्गीकरण देखते हैं। तो हमने स्वर में सबसे पहला स्वर वर्गीकरण देखा था, तो उसमें क्या था, सामान्य या रचना, बनावट या व्युत्पत्ति या निर्माण के आधार पर। वही कंडीशन यहाँ पर भी है। इसका पहला क्या होगा, सामान्य, या हम उसको कहें सामान्य रचना या फिर बनावट, या फिर हम कहें बनावट के बाद या हम कहें सामान्य, रचना, बनावट, निर्माण या व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर। दूसरा देखेंगे, दूसरा हम क्या देखेंगे, दूसरा इसका प्रकार क्या होगा, तो प्रयत्न के आधार पर। दूसरा क्या होगा, प्रयत्न के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण।
ये हो गया कितना, 2। तीसरा हम देखेंगे क्या, प्राण वायु के आधार पर। किसको देखेंगे, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर, प्राण वायु के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण। अच्छा, इसके बाद आ जाते हैं घोष। किसके आधार पर, घोष, या फिर हम कहें नाद, या फिर हम कहें तारत्व। किसके आधार पर, तारत्व, या फिर हम कहें प्रकंपन, प्रकंपन, या हम कहें कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर। और हम पांचवा देख रहे होंगे, किसको, पांचवा जो वर्गीकरण करेंगे, जैसे हमने स्वर का वर्गीकरण जब किया था तो स्वर के वर्गीकरण में हमने एक देखा था कि किस स्वर का उच्चारण कहाँ से होता है, तो मतलब उच्चारण स्थान के आधार पर। तो यहाँ पर भी अगर हम देखें तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, उच्चारण स्थान के आधार पर, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान, उच्चारण स्थान के आधार पर, के आधार पर, आधार पर व्यंजन का, व्यंजनों का वर्गीकरण, व्यंजनों का वर्गीकरण, वर्गीकरण। अच्छा, एक और हम इसी में देख लेते हैं विशिष्ट वर्ण को भी। किसको और देखेंगे, विशिष्ट वर्ण को भी हम पढ़ेंगे इसी के अंतर्गत। यहाँ पे संख्या कोई मायने नहीं रखती है। किसको देखेंगे, विशिष्ट वर्ण को, विशिष्ट वर्ण भी इनके अंतर्गत हम देखेंगे। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे हमने व्यंजनों का वर्गीकरण किया, और व्यंजनों के वर्गीकरण में हम लोग देख रहे हैं क्या चीज़, कि व्यंजनों का वर्गीकरण जो है, सामान्य रचना, बनावट, सामान्य रचना, बनावट, सामान्य रचना, बनावट, निर्माण, व्युत्पत्ति के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। दूसरा, प्रयत्न के आधार पर व्यंजनों का वर्गीकरण। तीसरा, प्राणवायु के आधार पर। प्राणवायु का मतलब क्या है कि जो मुख से व्यंजनों का, जब हम व्यंजन का उच्चारण करते हैं तो वायु जो है वो कितनी मुख से कहाँ कहाँ से टकरा के निकलती है, तो वही व्यंजनों का वर्गीकरण है। अच्छा, वो दूसरे बात, घोष या नाद या तारप के यहाँ पे कंपन होता है या फिर किस केवल गूंज होती है, या कंपन्नता और गूंज दोनों होती, इस आधार पर देखेंगे। 2 प्रकार से वर्गीकरण किया गया है, और 2 प्रकार कौन से हैं यहाँ पे देखो। प्राण वायु के आधार पर एक कम प्राण, अल्प प्राण और एक महाप्राण, 2 तरीके से किया गया। जहाँ पे कम वायु निकलती है उसको हम कहते हैं अल्प प्राण, और जहाँ पे ज़्यादा वायु निकलती है उसको हम कहते हैं क्या, महाप्राण। और यहाँ पे घोष या नाद, यहाँ पे 2 कंडीशन, यहाँ पे सघोष यानी कि, या हम कहें कि अघोष और सघोष और घोष, मतलब अघोष हो जाता है और अघोष के बाद एक हो जाता है सघोष या फिर घोष, एक हो जाता है सघोष या फिर घोष। अब यहाँ पे एक सघोष या फिर घोष। अब यहाँ पे अगला है उच्चारण स्थान के आधार पर। तो उच्चारण स्थान के आधार पर जब वर्गों व्यंजनों का हम उच्चारण करते हैं तो कौन से व्यंजन का उच्चारण कहाँ से होता है, कंठ से होता है, मूर्धा से होता है, तालु से होता है, दंत से होता है, दंतोष्ठ से होता है, कंठ तालव्य से होता है, कंठ मूर्धा से होता है, कहाँ से उच्चरित होता है, इन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। और विशिष्ट वर्ण में हम जैसे कि आपका उच्छिप्त व्यंजन है, पार्श्विक व्यंजन है, लुंठित व्यंजन है, इन पे हम चर्चा करेंगे। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और सामान्य रचना बनावट के आधार पर देखेंगे। तो अगला आ जाता है, अब पहला जिसको हम देखेंगे वो क्या है, नंबर 1 सामान्य, या इसी को हम कहें रचना, रचना, या हम इसी को कहें बनावट, बनावट, या निर्माण, निर्माण,
या कहें व्युत्पत्ति के आधार पर। किसके आधार पर? व्युत्पत्ति के आधार पर। व्युत्पत्ति के आधार पर, के आधार पर। तो हम देख लेते हैं क्या क्या निकल के आता है यहाँ से। यहाँ अच्छे से डिटेल में पढ़ेंगे कि दोबारा आपको बिल्कुल पढ़ने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो यहाँ पे हम देखते हैं एक वर्ग होता है। क्या होता है? वर्ग। वर्ग। अच्छा, वर्ग होते कौन कौन से हैं? एक देखो क्या होता है, का वर्ग, ठीक है ना। थोड़ा सा नीचे आ जाते हैं। का वर्ग, क, च, ट और त और प, ये 5 वर्ग हो गए। अब का वर्ग का अगला क्या आता है? का के बाद ख, गा, घा और ञ। ये पूरे वर्णमाला में एक ही जगह होता है इस बिंद का प्रयोग, ये हम आगे बताएंगे। चा वर्ग का चा, छा, जा, झा और व। ट, ठ, डा, ढा, अड़ा। उसके बाद त, थ, द, धा और न। उसके बाद पा, फा, सही है, फा, बा, भा और मा। ये का से लेके 5। अब हम इसको कहते क्या हैं? अब इसको हम कहते हैं स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। क्या कहते हैं? स्पर्श या वर्गीय व्यंजन। वाइट ले लेते हैं। क्या कहते हैं इसको? हम कहते हैं स्पर्श, स्पर्श व्यंजन, स्पर्श या फिर वर्गीय, वर्गीय व्यंजन। इसको हम क्या कह लेते हैं? स्पर्श या फिर वर्गीय व्यंजन। अच्छा, इनकी संख्या की बात करें तो संख्या तो हमने पहले ही बता के रखी है, कितनी होती है? 25 होती है भाई साहब। कितनी होती है? 25। अब ये वर्ग हैं, का वर्ग, चा वर्ग, टा वर्ग, ता वर्ग और पा वर्ग। अगर हम बात करें कि इनका उच्चारण स्थान क्या है, उच्चारण स्थान, तो भाई साहब देखो यहाँ पे इसका उच्चारण स्थान क्या है। ये कहाँ से उच्चरित होता है? ये कहाँ से उच्चरित होता है? कंठ से। ये कहाँ से उच्चरित होता है? तालु से। ये कहाँ से उच्चरित होता है? मूर्धा से, या फिर इसको हम मूर्धन्य कहते हैं। ये कहाँ से उच्चरित होता है? दंते से। और ये कहाँ से उच्चरित होता है? ओष्ठ से। कहाँ से उच्चरित होता है? ओष्ठ, ओष्ठ थे। तो ये तो इनके उच्चारण स्थान हो गए। क्या हो गया? इनका उच्चारण स्थान हो गया भाई साहब। और थोड़ा जब आगे बढ़ेंगे तो हमने स्पर्श व्यंजनों को देख लिया, अब हम देख लेते हैं अंतस्थ और ऊष्मज व्यंजन को। दोनों को एक साथ देखेंगे। कैसे देखेंगे? एक साथ देखेंगे। यहाँ पे हम डाल लेते हैं क्या? अंतस्थ व्यंजन। कौन सा कलर है? कोई नहीं। अंतस्थ व्यंजन। और इधर देख लेते हैं ऊष्म व्यंजन। ये कैसे हैं? अंतस्थ व्यंजन
और इधर देखेंगे हम लोग किसको, उसमें व्यंजन को। संख्या आपको पता है, संख्या इसकी कितनी होती है, 25 होती है। इसकी संख्या की बात करें तो कितनी होती है, 4 होती है। और इसकी संख्या की बात करें तो इसकी भी क्या होती है, 4 होती है। अब हम इनको देखेंगे कौन कौन से वर्ड और कहाँ कहाँ से उच्चरित तो होते हैं। चलिए तो हम पहले देखते हैं किसको, अंतस्थ व्यंजन की बात कर लेते हैं। अंतस्थ व्यंजन में कौन कौन से होते हैं भाई, जो 4 व्यंजन होते हैं अंतस्थ वो कौन कौन से होते हैं। तो पहला होता है या, र, ला और वा, या र ला वा। ऊष्म की बात करें, क्योंकि यहाँ पर इनका उच्चारण करने में मुख से अधिक ऊष्मा निकलती है, मतलब अधिक जोर लगाना पड़ता है। तो इनकी संख्या की हम जब बात करते हैं तो यहाँ भी 4 ही है। कौन कौन से हैं उसको हम देखेंगे, कौन कौन से हैं उनको हम देख रहे होंगे। संख्या कितनी है, इनकी भी 4 ही है। अब ये कौन से हैं, ये आता है तालव्य। कौन सा होता है, तालव्य। इसको हम कहते हैं मूर्धन्य और इसको हम कहते हैं दंतिशा। तो ये तो तीनों सा हो गए। और ये क्या होता है, हाँ। अब हम इनको देखो, थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो ये देखो तालव्य है। तो या और शा का उच्चारण स्थान की बात करें, इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या होगा, तो तालु होगा। क्या होगा, तालु। इन दोनों का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा, तालु हो जाएगा। रा की बात करें तो ये कहाँ से उच्चरित होता है, मूर्धा से, या हम कहें मूर्धन्य। और शा की बात करें तो ये भी कहाँ से उच्चरित होता है, मूर्धा से। ला की बात करें तो ये कहाँ से उच्चरित होता है, देखो एक चीज़, ये इसको हम तालव्य शा कहते हैं। क्या कहते हैं, तालव्य शा। तो ला कहाँ से उच्चरित होगा, ये भी तालु से उच्चरित होगा। कहाँ से, सॉरी, इसको दंतिशा, मूर्धन्यशा और तालव्यशा। इसको पहले दंतिशा होता है, सॉरी एक सेकेंड। इसको हम क्या कहते हैं, तालु, मूर्धा और दंत। क्या कहेंगे, दंत, दंतिशा, ठीक। और ये दंत से। अब ये वा जो उच्चरित होता है और हा, इसका जो उच्चारण स्थान है, देखो यहाँ पे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें जाना होगा। और अगर कंठ से, वैसे नॉर्मल आप कई बुकों में देखोगे तो कंठ ही दिखेगा आपको। अलीजीबा भी वो कहते हैं इसको। क्या कहते हैं, अलीजीबा। क्योंकि जब हम इसका उच्चारण करते हैं तो हमारी नाभि से आवाज़ निकलती, नाभि हिल जाती है इसका उच्चारण करने में। हालांकि यहाँ पे हम लिख देते हैं कहाँ से, कंठ से। वैसे होता इसका उच्चारण अलीजीबा से भी है। और वा का उच्चारण स्थान क्या होता है, इसका वा का उच्चारण स्थान देखो, यहाँ दंत और ओष्ठ से होता है। कहाँ से उच्चरित होता है, ये दंत और ओष्ठ से। ये दंत और ओष्ठ से उच्चरित होता है, ठीक है। तो ये दंत और ओष्ठ से उच्चरित होता है। और ये कहाँ से उच्चरित होता है, कंठ से उच्चरित होता है। अच्छा, एक चीज़ और देखते हैं, इनको या और वा को हम क्या कहते हैं, या और वा को हम क्या कहते हैं, इनको हम अर्धस्वर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, अर्धस्वर कहते हैं। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, 1 2 3 और 4। इसका स्क्रीनशॉट थोड़ा सा हम इसको छोटा कर देते हैं। अब आप देखिए, तो हमने देखा सामान्य रचना, बनावट या व्युत्पत्ति के आधार पर हमने स्पर्श व्यंजन को देखा कि संख्या कितनी है, 25। अंतस्थ व्यंजन को देखा और ऊष्म व्यंजन को देखा। इसका स्क्रीनशॉट ले लें और हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं इसके और एक संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन को ही देखेंगे। इनको हम देखेंगे संयुक्त व्यंजन और द्विगुण व्यंजन। तो देख लेते हैं संयुक्त व्यंजन कौन कौन से होते हैं। तो हम देख रहे होंगे किसको, संयुक्त व्यंजन को। संयुक्त व्यंजन, संयुक्त व्यंजन को देखेंगे। अब संयुक्त व्यंजन होते कितने हैं, एक देख लेते हैं द्विगुण को। किसको, द्विगुण को। द्विगुण को हम उच्छिप्त भी कहते हैं। क्या कहते हैं, उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। क्या कह देते हैं,
उच्छिप्त व्यंजन, या फिर इसका एक अन्य नाम है ताड़न जात। क्या कहते हैं? ताड़न जात। इनकी संख्या की बात करते हैं तो इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 4 हो जाती है, सॉरी 2 हो जाती है। कितनी हो जाती है? 2। चलो देख लेते हैं भाई। इनकी संख्या 2 है और इनकी संख्या कितनी है? 4 है। देखो, अगर संख्या की बात करें तो इनकी संख्या कितनी है? 2 और इनकी संख्या कितनी है? 4। तो संयुक्त अक्षर होते कौन कौन से होते हैं? एक होता है क्या? छ। एक हम देखते हैं क्या? त्र। और एक देखते हैं ज्ञ। और एक देखते हैं श। अच्छा, ज्ञ होता है, जैसे इसका हम लोग कहते हैं ज्ञ, लेकिन उसका उच्चारण ज्या में होता है, ज्या। ठीक। तो यहाँ पे अब देखो, ये मिलके बना किसके किससे है? तो ये इसका निर्माण किन दो, क्योंकि संयुक्त का अर्थ क्या होता है? 2 या 2 से अधिक वर्णों के मेल से जो बना है वो संयुक्त अक्षर होता है। अब अगर हम बात करें तो ये किससे बना है? का से बना है और शा से बना है। अगर आपको ऐसे मिल रहा है बिल्कुल सही है। अगर कभी यहाँ पे हलंत लगा के ऐसे भी लिख दे तब भी सही है, बात एक ही है, क्योंकि यहाँ पे हमने स्वर सहित लिखा था और अब ये स्वर रहित है। ठीक है ना? तो दोनों सही हैं, उसके लिए परेशान ना हो। अब त्रा की बात करें तो ये कैसे बनता है? ता और रा से। किससे बनता है? ता और रा से। इसकी जा की बात करें तो ये किससे बनता है? जा और वहाँ से। ठीक है भाई। इसकी बात करें तो ये किससे बनता है? शा और रा से। अच्छा, आधुनिक समय में इनका प्रयोग कैसे करते हैं? तो आधुनिक समय में हम इनका प्रयोग किस तरीके से किया जाता है? तो इसको कैसे लिखते हैं? शा। कैसे लिखते हैं? शा। इसको कैसे लिखते हैं? तो इसको प्रेजेंट टाइम में प्रयोग करते हैं त्रा। और इसकी बात करें तो इसको कैसे लिखते हैं? ज्ञा। और इसकी बात करें तो इसको कैसे लिखते हैं? स्रा। तो ये तो क्या हो गया? आधुनिक युग में इनका प्रयोग कैसे होता है? आधुनिक समय में इनका प्रयोग कैसे होता है? तो छा का और श, ता का ता और रा, जा का जा, सॉरी जा और यहाँ होगा क्या? क्योंकि जा और यहाँ से बन रहा है, जा और यहाँ से, ये कंडीशन बनेगी। ठीक है। तो यहाँ तक अच्छा। अब इनका उच्चारण स्थान क्या है? यहाँ तक तो समझ लिया। अब इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? अब इनकी जब उच्चारण स्थान को हम देखें तो इनका उच्चारण क्या होगा? उच्चारण स्थान देखो, का उच्चारण स्थान क्या है? का उच्चारण स्थान भाई क्या होगा? का उच्चारण स्थान क्या था? कंठ। क्या था? कंठ था, है ना? जब का उच्चारण स्थान कंठ है तो ये तो कंठ से भी उच्चरित हो रहा होगा। और इसका उच्चारण स्थान अभी हम बताएं क्या है? मूर्धा। तो क्या होगा? मूर्धा। तो हम कह सकते हैं इसका उच्चारण स्थान कंठ मूर्धा से होगा, कंठ मूर्धन्य। ठीक है। इसकी बात करें तो ता का उच्चारण स्थान क्या है और रा का उच्चारण स्थान क्या है? अभी कुछ समय पहले मैं बताया ता वर्ग किस में आता है? ता वर्ग क च ट त प, है ना? कंठ, तालु, मूर्धा और दंत। तो क्या हो जाएगा? ये तालु कहाँ से, ता कहाँ से उच्चरित होता है? दंत से होता है। ये तो दंत से हो गया। तो रा कहाँ से उच्चरित होता है? अभी बताया है रा और शा, कौन सा? मूर्धन्य शा। तो ये कहाँ से उच्चरित होगा? बताओ भाई, ये कहाँ से उच्चरित हो जाएगा? तो ये हो जाएगा मूर्धा से। कहाँ से उच्चरित हो जाएगा? मूर्धा से। बोलो, यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं आई? यहाँ तक बात समझ में आ गई? चलो आगे देखते हैं। जब जा का उच्चारण, ये देखो दोनों एक ही पंक्ति के, एक ही वर्ग के हैं। कौन से वर्ग के?
चा वर्ग के, किस वर्ग के? चा वर्ग, चा छा जा झा वहाँ, ठीक है। तो चा वर्ग के हैं। और कच्चट तप तो कहाँ से उच्चरित होगा? कंठ तालु और मूर्धा, कंठ तालु मूर्धा। तो बताओ भाई कहाँ से उच्चरित हो जाएगा? तो कहाँ से उच्चरित हो जाएगा? ये हो जाएगा तालव्य। क्या कहेंगे? तालु से, यानी कि तालव्य, या तालु लिख दो, तालव्य लिख दो, तालु से, ठीक है। अब इसकी सा की बात करें तो ये तो कौन सा है? ये सा कौन सा है? ये सा कहाँ से उच्चरित होता है? बताओ भाई, ये कहाँ से? तालु से। और रा कहाँ से उच्चरित होता है? अभी लिखा है कहाँ पे? मूर्धा से। तो ये शाह तालु शाह है, यानी कि तालव्य शाह। और ये कहाँ से है? मूर्धा से। तो ये समझ में आ गया होगा इनका उच्चारण स्थान क्या है, क्षत्रज्ञ का उच्चारण स्थान क्या है। अब देख लेते हैं किसको, उच्छिप्त या द्विगुण या ताड़न जात। इनकी जब हम बात करते हैं, ये कितने वर्ड हैं? 2 हैं। कौन कौन से? एक है कौन सा? ड, और एक है ढ। इनके साथ बहुत से क्वेश्चन बनते हैं। और वो क्वेश्चन बनते क्या हैं? देखो, एक चीज़ ये, इनसे कभी भी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, कभी भी इनसे शब्द की शुरुआत नहीं होती। अगर इनसे शब्द की शुरुआत होगी तो वो कौन से होंगे? वो टा वर्ग के होंगे, डा और ढा। जैसे कि डलिया लिखते हैं, ढक्कन लिखते हैं, वो उच्छिप्त नहीं होते हैं। वो कौन से होते हैं? वो होते हैं हमारे वर्ग वाले, टा वर्ग के। एक हमने कंडीशन जानी कि ये कभी भी इस शब्द की शुरुआत नहीं करते। दूसरी, जब भी हम इंग्लिश वर्ड लिखते हैं, इंग्लिश वर्ड, तो वहाँ पे जैसे कि हम लिख देते हैं मेडिकल, मेडिकल, तो वहाँ पे हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। एक कंडीशन, जब ये जो नीचे बिंदु रहता है ना, इसका प्रयोग नहीं। अच्छा, एक चीज़ ये भी, इनका प्रयोग हम और कहाँ नहीं करते हैं बिंदु का? जैसे कि जब हम देखते हैं किसको, शब्द इनके पहले या बाद में अनुस्वार, अनुनासिक ध्वनि निकली हो, अनुनासिक ध्वनि, किसी भी वर्ग का 5वां अक्षर रहा हो अनुनासिक, जहाँ पे अनुस्वार का प्रयोग हुआ हो, तब भी हम इनका प्रयोग नहीं करते। तो उपसर्ग में भी इनका प्रयोग नहीं करते। अगर उपसर्ग से बनने वाला शब्द है तब भी हम इनका प्रयोग नहीं करते हैं। तो इनको हम कहते क्या हैं? इनका उच्चारण स्थान क्या है? पहले तो ये पता होना चाहिए। तो भाई बताओ इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? तो इनका उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? पहला क्वेश्चन यही होगा कि उच्चारण स्थान क्या होगा। और दूसरा, इनको और किस नाम से जाना जाता है? इनको अरबी फारसी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? अरबी फारसी, अरबी फारसी कह देते हैं, ठीक है। इनका उच्चारण स्थान क्या होगा? डाढ़ा है क्योंकि मूर्धा से उच्चरित होगा। कहाँ से हो जाएगा? मूर्धन्य कहते हैं, मूर्धा से उच्चरित होते हैं। दोनों वर्ड कहाँ से उच्चरित हो जाते हैं? मूर्धा से उच्चरित होते हैं। तो हमने देखा, इनको देख लिया, ताड़न जात को देख लिया, उसके बाद हमने संयुक्त अक्षर को देख लिया, यानी संयुक्त वर्णों को देख लिया। किनको देख लिया? संयुक्त व्यंजन को देख लिया। अब हम इनको एक छोटा कर लेते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, और फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ तक उम्मीद है समझ में आ गया। और संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी होती है? 4। ताड़न जात की कितनी होती है? 2 होती है। अब जब 2 होती है तो हमने देखा क्षत्रज्ञ और शाह, और इनको क्या कहते हैं? ताड़न जात कहते हैं। इनको अरबी फारसी। यहाँ तक उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगली क्लास में हम लोग प्रयत्न के आधार पर जो वर्गीकरण किया जाता है, वहाँ पे भी हम कई प्रकार से वर्गीकरण कर रहे होंगे, और अच्छे से एक एक शब्द को, एक एक वर्ड को अच्छे से देख रहे होंगे, एक एक वर्ड को अच्छे से पढ़ेंगे, ताकि जीवन में आपको कभी भी किसी भी एग्ज़ाम के लिए जहाँ पर हिंदी आती है तो हिंदी को दोबारा आपको पढ़ना ना पड़े। और जल्द ही आपकी एक एसएससी जीडी की सीरीज़ प्रारंभ हो रही है, जिसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे। उसके बाद जो संभावित क्वेश्चन हैं, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उन क्वेश्चनों को हम लेकर आ रहे होंगे। और जो आपके सिलेबस है, सिलेबस में आपका जो एसएससी जीडी का सिलेबस दिया गया है, सेम उसी सिलेबस से आउट ऑफ सिलेबस नहीं होगा। एक एक क्वेश्चन को हम लोग देख रहे होंगे और उनके ऑप्शनों को अच्छे से समझ रहे होंगे। अगर आप उन सीरीज़ को कर लेते हैं एसएससी जीडी तक, तो उम्मीद मानिए कि जो आपका 20 क्वेश्चन आ रहा है
40 नंबर का, तो 40 में आप 40 करके आएंगे। इसी आशा के साथ आप मस्त रहें, स्वस्थ रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। इसी आशा के साथ हम लोग अब मिलेंगे अगली क्लास में। धन्यवाद, नमस्कार।